ठीक है, स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। ओके। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एब्रिविएशंस तो समझ में आ जाते होंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी? नो सर। हाँ, नहीं तो ठीक है। अब तो देखो, ट्रांसपोर्ट का बेसिक आइडिया तो तुम लोगों को होगा कि किस किस टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उन्हीं के हम लोग आज डिटेल में जाएंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। तो एक बात तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि स्पेसिफिक सॉल्यूट्स को ही अलाउ करेगी एंट्री या एग्जिट, दोनों चीज़ें। सेलेक्टिव परमीबल नेचर होने से फायदा क्या है कि जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है सेल का वो बरकरार रहता है। अगर कोई ऐसी मेम्ब्रेन होती जो सेलेक्टिव परमीबल नहीं होती, पूरी तरह से परमीबल होती, तो जो कॉम्पोजिशन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का था या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का होता, सेम कॉम्पोजिशन सेल का हो जाता, क्योंकि सारी चीजें जो सेल के बाहर थी वो बड़े आसानी से डिफ्यूज होकर सेल के अंदर चली जाती। तो उससे सेल की सैंक्टिटी जो है वो प्रभावित होती। तो ये बहुत अहम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल ही होना चाहिए। एक टर्म आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन इन दोनों में भी हम डिफरेंसेस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो पहले पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सेलेक्टिव परमेबल नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसी की वजह से या यही रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। ये लाइन देखने में बड़ी सिंपल लग रही होगी, लेकिन जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, रीजंस एक्सप्लेन इन द सेंस कि अगर आपको पिक करना है ऑप्शंस में से, तो वहां ये स्टेटमेंट बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, अब ये सेलेक्टिव परमेबल नेचर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब कि कुछ सॉल्यूट्स को अलाउ करेगी और कुछ को नहीं अलाउ करेगी। इसका मतलब कि एक तरह से बैरियर का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे स्पेसिफिक सॉल्यूट्स ही एंट्री ले पाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए बैरियर टू ब्लॉक द फ्री एक्सचेंज। इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स between cytoplasm and outside of cell। फ्री एक्सचेंज नहीं होगा तो सेल का जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिपिड की बाइलेयर होती है, इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं या सरफेस पे अटैच्ड होते हैं, या और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ और सिर्फ लिपिड बाइलेयर ही हो, प्रोटीन्स ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स ना हो? तो उस तरह का कॉम्पोजिशन बनाने के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिपिड बाइलेयर हो, सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स तैयार की जाती हैं और उससे ट्रांसपोर्ट स्टडी या डिफ्यूजन स्टडी जो है वो की जाती है, ये देखने के लिए कि क्या डिफरेंस आएगा
अगर सिर्फ लिपिड बाइलेयर हो और बाकी कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ प्रोटीन या प्रोटीन प्री लिपिड बाइलेयर जिसमें प्रोटीन्स ना हो, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट में तो कोई रोल होता नहीं है, रोल तो प्रोटीन्स का होता है या लिपिड बाइलेयर का डायरेक्टली होता है। तो इफ ए प्रोटीन फ्री लिपिड बाइलेयर, जिसको सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर हम कहेंगे क्योंकि इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, इज प्रिपेयर्ड, इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ, तो किन किन चीजों का डिफ्यूजन ये अलाउ करेगी? सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये लार्जली लिपिड बाइलेयर खुद भी नॉन पोलर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे गैसेस जो है बड़ी आसानी से डिफ्यूज कर जाएंगी, CO2, O2। इसके अलावा जो छोटे साइज के अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, हाँ इनको कह सकते हैं अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन अनचार्ज्ड वाली कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं H2O, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3CO NH3 लगा दोगी? सर NH3 तो अपने आप में अमोनिया गैस है। NH2 हाँ, NH2CO NH2। हाँ, तो ये है यूरिया। तो पोलर तो है ये मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये अनचार्ज हैं, इस पे चार्ज नहीं है कोई और इनका साइज भी स्मॉल है, तो इसको भी ये सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर अलाउ कर देती है कुछ हद तक। लेकिन वही लिपिड बाइलेयर किन चीजों की एंट्री या किन मॉलिक्यूल्स, किन टाइप के मॉलिक्यूल्स की एंट्री को नहीं अलाउ करेगी? यानी बट द सेम बाइलेयर इज हाईली इम्परमिएबल, मतलब बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेगी, हाईली इम्परमिएबल फॉर चार्ज मॉलिक्यूल्स। अगर चार्ज आ गया तो अलाउ नहीं करेगी, जो सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक फिगर का इस्तेमाल हम करेंगे। लेट्स सी, यस, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये सपोज करिए ये सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर है। किसी बच्चे का माइक ऑन है क्या? ऑफ कर लो सब लोग। देखो, तो ये एक सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिपिड है, कोई प्रोटीन नहीं है। तो ये पूरा सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम जो अलाउड है ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अगर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया या बेंजीन, तो ये बहुत आसानी से इजीली क्रॉस कर जाएंगे, इसीलिए एरो जो है ना ये थोड़ा मोटा बनाया गया है यहाँ पे। सिमिलरली स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल जो भी हमने बताया आपको, वाटर और यूरिया, तो ये भी काफ़ी हद तक भेज दिए जाएंगे, लेकिन कुछ वापस भी रह जाएंगे, कुछ को रोक दिया जाएगा। फिर लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, ये बड़ी मुश्किल से बाहर जा पाएंगे और काफ़ी ज़्यादातर अंदर ही रह जाएंगे। चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ATP हो गया, एस्पार्टेट हो गया, इनको अच्छी तरह के से रोका जाएगा। बाई चांस मौका देख के कहीं निकल गए चुपके से तो अलग बात है।
आयंस की अगर बात करें तो आयंस को परमिट नहीं करेगी सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर, पूरी तरह से रोक देगी। तो ये एक तरीके से रेंज ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज, पोलैरिटी एटसेट्रा। तो ये एक कंपैरेटिव इमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अगर ये तो हमने सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर की बात कर दी, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको मालूम है, इसका मतलब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि हाउ एवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कई चीज़ों की एंट्री अलाउ करती है, आयंस वगैरह तो क्रॉस होते ही हैं। हाउ एवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर, synthetic lipid bilayer allows the passage of, किन किन चीजों का पैसेज अलाउ करती है? सबसे पहले तो आयन से लिख दें, जिसको ये बिल्कुल रोक रही थी सिंथेटिक वाली, क्योंकि अनलाइक कह रहे हैं ना। देन वेरियस चार्ज्ड और अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, इनको भी अलाउ करेगी, परमिट करेगी। तो ये क्यों पॉसिबल है बताओ, मालूम तो है जवाब तुमको? प्रोटीन, यस प्रोटीन। यस यस। तो इट इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। और ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ये किन किन फॉर्म्स में होते हैं? कैरियर प्रोटीन के फॉर्म्स में, हाँ, एंड चैनल प्रोटीन्स के फॉर्म में। पी लिख दिया हमने। इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करने के दो रूट्स हैं। एक तो लिपिड बाइलेयर को डायरेक्टली क्रॉस करके जाया जाए एक साइड से दूसरे साइड, या अगर ये लिपिड बाइलेयर अलाउ नहीं कर रही है लाइक दीज आयंस, तो उस केस में ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हेल्प करेंगी इनको, इनका ट्रांसपोर्ट कराने में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दस there are two routes for the transport across plasma membrane। और वो दोनों रूट्स कौन से हैं? पहला जो है वो है थ्रू द लिपिड बाइलेयर, यानी कि डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके जाया जाए दूसरी तरफ, या थ्रू दी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है किसी भी सॉल्यूट का या आयन का अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो दो तरीके का होता है, इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड नंबर टू इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये दो तरीकों से हो सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? या तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगा।
इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके से हो सकता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक एक करके हम इन दोनों प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेसिक आइडिया इसका आपको होगा ही कि पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि इट अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इसको हम क्या कहते हैं, डाउन हिल। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब बताओ। concentration to higher to lower. हाँ, यस यस, यानी कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ग्रेडियंट का मतलब कि जो एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज या कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो अगर बढ़ रहा है कंसंट्रेशन एक साइड से दूसरी साइड तो उसको इंक्रीजिंग ग्रेडियंट कह देंगे, और घट रहा है तो उसको डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कह देंगे। जो प्रोसेस होगी वो कॉन्टिन्यूअस होगी। ग्रेडियंट टर्म इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है कुछ सॉल्यूट का और यहाँ पे थोड़े से कम सॉल्यूट हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो 10 मिलीमोल्स पर लीटर जो भी यहाँ पे यूनिट यूज की जाए और सीधे यहाँ पे 2 हो जाएगा, एकदम बगल बगल में ही। 10 से 2 तक आने के बीच में सारे जो नंबर्स हैं लगभग वो मिलेंगे। यानी कि 10 होगा, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये पूरी रेंज यहाँ पे मिलेगी। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। और वो तो हम होल नंबर में आपको बता रहे हैं। 10 होगा तो उसके बाद 9.9 होगा, फिर 9.8 होगा। वो तो डिपेंड करता है कि हम मेजर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहे हैं। तो दैट एस्टेब्लिशेस अ ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट टर्म कई जगह आएगा अभी, इसलिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, पहली चीज। दूसरा, यहां पे किसी भी तरह का एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, यानी कि नो यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, या इसी को हम कहते हैं एटीपी। एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर सॉल्यूट अनचार्ज्ड है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उस सॉल्यूट का जो मूवमेंट होगा एक डायरेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह, वो केवल इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्या है दोनों साइड में। ठीक है, अगर अगर जो सॉल्यूट है वो अनचार्ज है, उस पर चार्ज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ अ सॉल्यूट इज अनचार्ज्ड, its movement is influenced by its concentration gradient only। सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जिम्मेदार होगा इसके मूवमेंट को कराने में। लेकिन क्या हो अगर सॉल्यूट पे चार्ज हो? का मतलब इफ एक ही जगह हम स्पेसिफाई कर दें, इफ द सॉल्यूट कैरीज अ नेट चार्ज, तब क्या होगा? देन इट्स मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मतलब दो फैक्टर्स फिर डिसाइड करेंगे इसका मूवमेंट।
पहला तो इट्स केमिकल ग्रेडियंट। केमिकल ग्रेडियंट यानी इसी को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं बेसिकली, या इसी को और थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें, और डिफरेंस इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला तो इसके केमिकल ग्रेडियंट से डिसाइड होगा इसका मूवमेंट, और दूसरा एंड द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। इन जनरल जब हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको मालूम है कि अगर ये इलाका आउटसाइड वाला है और ये इनसाइड द सेल है, तो बाहर की तरफ कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और अंदर की तरफ तो यहां निगेटिव बना दें, जैसा कहो। नहीं सर, वो हाँ, यस, बिल्कुल सही। जो मेम्ब्रेन की लीफलेट है उसके अंदर की तरफ, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिव होता है। सिमिलरली यहां पे भी इनसाइड विल बी निगेटिव, एंड इधर जो फेस कर रहा है साइटोसॉल को, जो सरफेस, वहां पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो कौन है, आवाजें बंद करो। ठीक है, तो अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये क्या स्टैब्लिश हो गया है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये बताओ, पहले तो हमको ये जस्टिफाई करो कि क्या ये जो ड्रॉ किया है हमने ये एक्यूरेट है या इसमें कुछ गुंजाइश है? बताओ। पॉजिटिव तो नहीं होता है। इनसाइड में थोड़ा बहुत निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि वहां पे निगेटिवली चार्ज वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा, क्या ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये सही है, ये एक्यूरेट है? नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव नहीं होता, मतलब ज्यादा, मतलब जैसे -70 मिलीवोल्ट मोर नेगेटिव देन आउटसाइड ऐसे होता है। नहीं, ये जो हमने इमेज बनाई है, लेट्स से ये हमने दिखा दिया कि जो अंदरूनी सरफेस है ये एक लीफलेट हो गई, ये दूसरी लीफलेट हो गई, तो ये निगेटिव चार्ज फिर कहां पे रह गया? हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। तो क्या ये सही है? क्या ये डायग्राम सही है? सही है। ये डायग्राम गलत है, बिल्कुल गलत है। ये रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम लोग। क्यों गलत है हम बताते हैं। कौन से फॉस्फोलिपिड्स जो है वो नीचे वाली लीफलेट में पाए जा रहे थे? बताओ, हमको याद करो। ठीक है, इन पे चार्ज क्या था? निगेटिव था। तो ये वाला हिस्सा निगेटिव होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब कि ये गलत है। इसीलिए आंखें खोल के रखो। क्योंकि तुम ही लोगों ने कहा सही है, तो हम कहे चलो भाई तुम्हारा वाला सही बना देते हैं पहले, फिर देखते हैं सही है कि नहीं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस। तो बाहर की जो सरफेस है, आउटर लीफलेट, उसके बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है और इनसाइड यहां पे निगेटिव होता है।
तब एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा। और ये जान लीजिए, जनरली हम इसको डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन देखते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, ये ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है। ये ये डिपेंड करता है, जैसे न्यूरॉन्स के केस में हम देखते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट होता है। तो जरूरी नहीं है कि बाकी सेल्स ऑफ द बॉडी में भी यही -70 की वैल्यू हो, कहीं -40 होगा, कहीं -50 होगा, कुछ सेल्स में वेरी करता रहता है। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जरूर रहेगा, इतनी बात जान लीजिए, यानी कि प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स। सिर्फ हम अपनी ही बात नहीं करेंगे, बाकी एनिमल्स को भी इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। तो अब ये बताओ कि अगर बाहर से किसी पॉजिटिव आयन को अंदर आना होगा, तो क्या वो सिर्फ वो किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, कि मान लो कि सोडियम की ही बात कर रहे हैं हम, बाहर सोडियम है और अंदर भी सोडियम है, तो इसका जो मूवमेंट होता है वो किन चीजों पे, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला तो इसका केमिकल ग्रेडियंट क्या है, यानी कितने सोडियम बाहर हैं और कितने सोडियम अंदर हैं। अगर अंदर सोडियम कम है तो बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा सोडियम, और वो डिसाइड करेगा उसका केमिकल ग्रेडियंट। दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा। तो यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। ये इसको एक्चुअल वैल्यूज ना मान लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये बात सही भी है इन जनरल कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो वो जो हमने दिखाया है वो सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोनों फैक्टर्स अगर हम लेंगे, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से भी आना चाहेगा, और इसका चार्ज पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए चार्ज या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से भी इसकी एंट्री को परमिट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा था, लिपिड बाइलेयर अगर सिर्फ होगी तो आयंस की एंट्री अलाउ नहीं करेगी। जब तक कोई प्रोटीन यहां पे नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तब तक ये सोडियम अंदर नहीं आ सकता है। ये बात, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ। वो जो आपने पहले बनाया था नर्व सेल वाला, वो भी तो सही था, मतलब ऐसे ही तो उसमें नर्व इम्पल्स में दिखाते हैं। बेटा मतलब सुन, मेरी बात सुनो। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम किसको दिखा रहे हैं, पहले तो रेफरेंस जो है वो सही हो जाए। ये हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, और वो जो डायग्राम दिखाया जाता है उसमें ये और ये पूरा एक न्यूरॉन होता है। दिस इज द एंटायर न्यूरॉन। और ये क्या है, इसको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर वाली सरफेस, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नीचे वाली सरफेस। एक्चुअल डायग्राम अगर इसका बनाओगी तो दिस डायग्राम विल बी लाइक दिस, दिस एंड दिस। ये अंदर का हिस्सा उस सेल का हिस्सा है। ये जो इनसाइड हमने लिखा है, ये फिर कहां लिखेंगे, ये यहां लिखेंगे, इनसाइड। दिस विल बिकम आउटसाइड, दिस विल, हाँ, दिस विल ऑल्सो बिकम आउटसाइड। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस 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 कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ माइनस माइनस माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस माइनस माइनस, और यहाँ प्लस। आई बात समझ में? यहां हम सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स को दिखा रहे हैं जो यहां पे हैं। इसी को थोड़ा सा, तो इस तरह से अरेंजमेंट समझने की जरूरत है।
चलो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर नेट चार्ज है तो ये दोनों फैक्टर्स केमिकल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट मिल के डिसाइड करेंगे कि इसका मूवमेंट किधर होगा। तो उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं फिर, या उस कारक को, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, या हाँ प्रीवियस कह देते हैं, प्रीवियस टू ग्रेडियंट्स, यानी कि केमिकल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कहिए या फोर्सेस कहिए, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज्ड मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, नॉट इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, नॉट केमिकल ग्रेडियंट, बट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। चलिए तो इसको थोड़ा सा एक लाइन में हम इलेबोरेट कर देते हैं कि दस एन आयन diffuses not simply down its concentration gradient, but more exactly down its इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ताकि ये बात आपको याद रहे। अब हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो इनके टाइप्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में बी सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एक एक करके इन दोनों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 सिंपल डिफ्यूजन देखेंगे। अब हम ये बताइए, सिंपल डिफ्यूजन जो है वो लिपिड बाइलेयर के थ्रू होगा या उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए? बस उसके लिए कोई प्रोटीन नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इट अकर्स थ्रू लिपिड बाइलेयर। यही सब कीवर्ड्स हमेशा याद रखने हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। दूसरा पॉइंट कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिटरमाइंड बाय या determined simply by concentration gradient of solute across plasma membrane। यानी यहां पे सिर्फ एक फैक्टर है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट the relative diffusion rate of any solute across a pure lipid bilayer depends upon its रिलेटिव डिफ्यूजन रेट। का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब यह हो गया कि एक सॉल्यूट के रिलेशन में दूसरे सॉल्यूट का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसकी हम बात कर रहे हैं।
यानी कि सॉल्यूट, अलग अलग सॉल्यूट्स के जो डिफ्यूजन रेट्स हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम रिलेटिव डिफ्यूजन रेट कह देते हैं। कायदे से तो धरती पे हर चीज रिलेटिव ही है, ठीक है। तो द रिलेटिव डिफ्यूजन रेट ऑफ एनी सॉल्यूट अक्रॉस अ प्योर लिपिड बाइलेयर डिपेंड्स अपॉन इट्स, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट across the lipid bilayer, दूसरा हाइड्रोफोबिसिटी, और तीसरा साइज। ध्यान से समझिएगा, किस रेट से डिफ्यूज हो रहा है कोई सॉल्यूट, ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है लिपिड बाइलेयर के क्रॉस, यानी किधर कम है किधर ज्यादा, उसकी हाइड्रोफोबिसिटी क्या है, और तीसरा उसका साइज मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से पहला और तीसरा तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोफोबिसिटी थोड़ा सा नया लग रहा होगा। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज हाइड्रोफोबिसिटी। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ जो जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगा वो उतना जल्दी क्रॉस करेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोफोबिसिटी उसी का मेजर है कि उसमें कितने हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो उसको मेजर कैसे करते हैं ये देखना है हमको। तो हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज मेजर्ड बाय इट्स पार्टीशन कोफिशिएंट। अब ये क्या नई वाला है, पार्टीशन कोफिशिएंट। तो चलो पार्टीशन कोफिशिएंट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट, देखो अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करके बताएं आपको, तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है? इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्टीशन ऑफ सॉल्यूट, पार्टीशन ऑफ दी सॉल्यूट, क्योंकि स्पेसिफिक सॉल्यूट के लिए अलग अलग होता है। पार्टीशन ऑफ द सॉल्यूट बिटवीन ऑयल एंड वाटर। समझ में आ गया? समझ में सर नहीं आया? हमको तो लगा आ गया होगा समझ में, तो हम भी समझते फिर तुम लोगों से। तो समझो, देखो जैसे मान लो ये एक हमने लिया बीकर, ये बीकर हो गया, और इसमें सबसे पहले हमने लिया पानी। तो पानी का मतलब क्या हो गया? ये हो गई हमारी एक्वस फेज। फिर इसी में हमने डाल दिया कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे जानते हो ना, लिक्विड में अगर ऑयल डाल दो या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दो तो वो उसके ऊपर तैरता रहता है, ये तो मालूम ही होगा। यस तो सर। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें हमने डाला सॉल्यूट, ये सपोज करिए सॉल्यूट है, पता नहीं है कौन सा सॉल्यूट है, जो भी। अब जब सॉल्यूट हमने डाला तो जाहिर सी बात है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, पानी में वो घुलेगा, कुछ मात्रा में वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो सकता है, अगर उसके पास हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होंगे, है ना? ऐसा हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। हाँ।
तो अगर उसके पास हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होंगे तो वो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाली फेज में भी घुलेगा और पानी में घुलेगा, अगर थोड़ा बहुत हाइड्रोफिलिक नेचर होगा उसका तो। यानी कि सॉल्यूट का कुछ कंसंट्रेशन जो होगा वो एक्वस फेज में होगा और कुछ कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ऑर्गेनिक फेज में होगा। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे सॉल्यूट, और कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट लगाते हैं ORG, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक फेज, और इसको हम कहेंगे सॉल्यूट इन एक्वस फेज। तो ये इन दोनों के कंसंट्रेशन हो गए। अब इसको रख दिया गया तो ऐसी सिचुएशन आएगी ना कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है ऑर्गेनिक में जाएंगे, कुछ एक्वस में आएंगे, इस तरह से ये इंटरचेंज होता रहेगा और एक लेवल, एक टाइम के बाद इन दोनों फेजेस के सॉल्यूट कंसंट्रेशन में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा भाई? रुके रुके तो रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ये एक्सचेंज इधर होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करेंगे, कुछ कुछ वापस आना चाहेंगे। और वो डिपेंड करेगा कि अगर कि कितना हाइड्रोफोबिक नेचर है सॉल्यूट का। अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो कहाँ रहना चाहेंगे? ऑर्गेनिक फेज में। लेकिन अगर इसका हाइड्रोफोबिक नेचर बहुत कम हुआ तो मैक्सिमम सॉल्यूट कहाँ रहना चाहेंगे? एक्वस फेज में। तो इसका मतलब जो भी कंडीशन हो, एक टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी ही होगी, और उस इक्विलिब्रियम को हम डिनोट करते हैं लाइक दिस कि सॉल्यूट इन एक्वस फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज। अब इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पार्टीशन कोफिशिएंट, हम उसी को कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय Kp। तो लेट्स एस्टेब्लिश दैट इक्विलिब्रियम। तो Kp बताओ कैसे लिखें, कुछ याद हो अगर? सॉल्यूट ऑर्गेनिक वाला यस, तो सॉल्यूट ऑर्गेनिक अपॉन सॉल्यूट एक्वस। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी कि ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। अब यहां से आप देख के इस इक्वेशन से आप क्या ये बता सकते हैं कि अगर Kp की वैल्यू ज्यादा होगी, या पार्टीशन कोफिशिएंट इसी को कह रहे हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सॉल्यूट हाइड्रोफोबिक ज्यादा होगा या नहीं? ऑर्गेनिक वाला सर। वही वही, तभी तो इसका मतलब कि पार्टीशन कोफिशिएंट अगर ज्यादा होगा तो जो सॉल्यूट है वो किस फेज में ज्यादा रहना चाहेगा? ऑर्गेनिक फेज में, यानी कि वो ज्यादा लिपिड सॉल्यूबल होगा, क्योंकि लिपिड किस में डिसॉल्व होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये रिलेशन समझ में आया? तो इस पॉइंट को यहां पे हम नोट कर देंगे कि हायर द वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट या Kp फॉर सॉल्यूट, हायर इज द lipid solubility of the solute। ये क्या हुआ? of the solute। तो अब आपको समझ में आया कि अगर किसी सॉल्यूट की हाइड्रोफोबिसिटी को मेजर करना है तो आप उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट मेजर कर लें, अपने आप पता चल जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोफोबिसिटी होगी या पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा,
उतनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी और उतना ही इजीली वो सॉल्यूट लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएगा, यानी उतना ही क्विक सिंपल डिफ्यूजन शो करेगा। चलो जरा और इलाबोरेट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन को ही। जो डिफ्यूजन का रेट है उस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ है। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सॉल्यूट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि अलोंग ही होगा, डिफ्यूजन हो रहा है, तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डिस्क्राइब्ड बाय Fick's law of diffusion। अब ये Fick's law of diffusion क्या है? It is represented as J equals to minus D into delta C over delta X। ये कहलाता है Fick's law of diffusion। इसमें ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या है, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या है। जे क्या है? जे का मतलब होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या इसको हम कह सकते हैं फ्लो रेट पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसका कोई यूनिट एरिया हमने ले लिया, यहां से लेके यहां तक का एरिया हमने ले लिया। ये पूरी मेम्ब्रेन का ये एरिया हम ले लेते हैं इस तरह से, लाइक दिस, क्योंकि दोनों लेयर्स को क्रॉस करना होगा ना। ये क्या हो गया? दिस इज द यूनिट एरिया। ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर किसी सॉल्यूट को क्रॉस करना है तो मान लीजिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर हम बोलेंगे कुछ और लिखेंगे बनाएंगे कुछ और, तो प्रियंका कह देगी कि सर आपने कम बनाया, बोला ज्यादा। तो 10 सॉल्यूट हो गए। अब देखो इन 10 में से इस एरिया के थ्रू, इस यूनिट एरिया के थ्रू 5 सॉल्यूट्स जो है वो चले गए बाहर। कितनी देर में? लेट्स से 1 मिनट। तो समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या कह रहे हैं? जे। ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली दिस जे। कैसे? कि एक यूनिट एरिया से 1 मिनट में कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, यानी फ्लो रेट। रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे? टाइम तो फिक्स करेंगे ना, कितने टाइम में। तो फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, इसी को हम कहते हैं जे। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो ये 10 सॉल्यूट थे और यहां पे 5 सॉल्यूट पहुंच गए। सॉल्यूट ये हो गया जे। सेकंड है डी। क्या है? तो डी इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कुछ मालूम है? व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट? क्या कोफिशिएंट की कोई यूनिट होती है? हो सकती है भाई, क्यों नहीं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान दो, ये जे है, ये पूरे प्रोसेस को बता रहा है कि पूरा फ्लो रेट पर यूनिट एरिया कितना हो रहा है। फ्लो रेट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो रही हैं? टाइम इंक्लूड हो रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इंक्लूड हो रहे हैं और एरिया इंक्लूड हो रहा है।
डिफ्यूजन कोफिशिएंट ने एक समस्या तो हल कर दी। क्या हल कर दी? इसने एरिया का जिक्र कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसने टाइम का भी, कितने देर में हो रहा है। तो 2 यूनिट तो इसी ने अकेले बैलेंस कर दी। अब बचा क्या? कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट क्रॉस किए, यही तो यूनिट बची। तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेल्टा सी ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू रीजन्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। इस अंदर की तरफ कितना कंसंट्रेशन है और बाहर की तरफ कितना कंसंट्रेशन है उसी सॉल्यूट का, उन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा सी। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स होता है डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन्स, यानी यहां से यहां जाने में सॉल्यूट को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। यानी कि अगर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं तो उस केस में इस मेम्ब्रेन की थिकनेस को ही हम डेल्टा एक्स मानेंगे, क्योंकि इसी थिकनेस को क्रॉस करना है सॉल्यूट को। तो ये होता है मेम्ब्रेन थिकनेस इन केस ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सिर्फ यही नहीं लगता है, वो फिजिक्स का बहुत सोफिस्टिकेटेड लॉ है। इसमें बहुत तरीके के फ्लो, लिक्विड डायनेमिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स जो पढ़ते हैं फिजिक्स वाले, उसमें इसका फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये सेलुलर लेवल पे भी एक्ट कर रहा है। तो सेल में भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब है, बायोलॉजी तो है ही है। खैर, अब लास्ट टर्म के निगेटिव साइन क्यों लगाया गया है? देखो इक्वेशन में माइनस डी कहा गया है, तो निगेटिव साइन किस चीज को इंप्लीकेट करता है? तो निगेटिव साइन बेसिकली इंडिकेट्स that the diffusion is towards lower concentration। ठीक है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है सॉल्यूट का, तो उस चीज को डिनोट करता है ये नेगेटिव साइन। ठीक, तो ये फिक्स लॉ समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कभी इस पे कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो घबराने की बात नहीं है, उसमें सारी वैल्यूज आपको दी रहेंगी, आपको जे कैलकुलेट करना रहेगा, तो वो कोई मुश्किल नहीं, सिंपल गुणा भाग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन across lipid bilayer, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली बात तो ये नॉन सेलेक्टिव होता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। अगर उस मॉलिक्यूल में कैपेबिलिटी है, हाइड्रोफोबिक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पे वो आराम से डिफ्यूज कर सकता है। ये नहीं कि फलाने मॉलिक्यूल ही जाएगा, ढिमाके को अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ए नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। दूसरी बात, इट अलाउज नॉन पोलर सॉल्यूट टू डिफ्यूज across the plasma membrane and maintain equilibrium between inside and outside। समझ रहे हो? ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलेगा, ये तो हमने पहुंचा दिया इक्विलिब्रियम पे,
10 सॉल्यूट अंदर थे, 5 भेज दिया हमने बाहर, तो 5 बाहर हो गए, 5 अंदर रह गए। बस अब इसी अवस्था में ये मेंटेन रहेगा। दिस इक्विलिब्रियम विल बी स्टैब्लिश्ड अनटिल एंड अनलेस बाहर की कोई एंटिटी इसको डिस्टर्ब न करे, यानी बाहर से अगर और सॉल्यूट आ गया या अंदर और सॉल्यूट पैदा हो गया तो फिर से डिफ्यूजन होगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हो गया। इट ऑल्सो अलाउज, यानी सिंपल डिफ्यूजन जो है, इट ऑल्सो अलाउज, कौन कौन सी चीजों को अलाउ करता है सिंपल डिफ्यूजन? गैसेस, मेनली CO2 और O2, क्योंकि एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि बेंजीन, और तीसरा यहां लिख दें, जगह नहीं है, अगले पेज पे लिख दे रहे हैं। तीसरा है स्मॉल पोलर बट अनचार्ज्ड। कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, अनचार्ज्ड होगा तभी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर पाएगा। अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, इथेनॉल, तो इन सबको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भेजा जा सकता है या अलाउ करते हैं। सर, हाँ जी। अगर कोई नॉन पोलर ट्रांसफर होना है तो पहले पोल मतलब अगर ईसीएफ से आना है अंदर तो फिर पोलर हेड अपोज नहीं करेगा, मतलब वो पोलर है और हेड और नॉन पोलर आना है तो वो नहीं रोकेगा। तो उसमें कई फैक्टर जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं। पहली चीज तो ये है कि नॉन पोलर का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए हमेशा या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होगी। स्मॉल साइज होने की वजह से देखो, कभी भी मेम्ब्रेन को ऐसा स्टिफ स्ट्रक्चर मान के मत चलना, वो हमेशा डायनेमिक स्टेट में रहती है। देयर आर ऑलवेज गैप्स क्रिएटेड एंड रीफिल्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कभी अब मॉलिक्यूल्स तो क्या है, उसकी सरफेस पे मान लो आके बैठा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के, चलो हम कह रहे हैं कि जो पोलर हेड हैं वो थोड़ा बहुत अपोज ही कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब पोलर ग्रुप्स के बीच में बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द डायनेमिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा सा भी अगर गैप बनेगा तो जो अंदर का हाइड्रोफोबिक इंटीरियर है वो बड़ी तेजी से उसको अपनी तरफ खींचेगा, कोशिश करेगा आने की। एक बार वो एंट्री पा गया तो फिर अगले क्रॉस करके फिर दूसरी साइड पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसको इस तरह से विजुलाइज करो, ठीक है? वो करेगा अपोज, लेकिन उसका ऑपोजिशन विल नॉट मैटर दैट मच बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द सॉल्यूट, एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ द लार्ज हाइड्रोफोबिक चंक इन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है? अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। क्या इनमें सिमिलरिटी है या कुछ अंतर है? वाटर मॉलिक्यूल्स का अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट। हाँ, यस। तो ये बेसिक तौर पे डिफरेंट फिनोमेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको हेडिंग के फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दे आर डिफरेंट फिनोमेना। लेकिन फिर ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या? इट इज ए स्पेशलाइज्ड केस ऑफ डिफ्यूजन। हम कह रहे हैं कि अलग अलग है, लेकिन उसी का स्पेशलाइज्ड केस है, ये भी कह रहे हैं। अच्छा, तो अलग अलग क्यों है ये हमको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ऑस्मोसिस क्या है? इट इन्वॉल्व पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट, जबकि डिफ्यूजन में किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा था?
सॉल्यूट का। तो फंडामेंटल डिफरेंस हो गया भाई। तो मीडियम है उसका यहाँ पे मूवमेंट होगा या ट्रांसपोर्ट होगा। तो हियर सॉल्वेंट, और इसीलिए लिख दे रहे हैं नॉट सॉल्यूट, सॉल्यूट नहीं बल्कि सॉल्वेंट मूव्स अक्रॉस ए कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन along its concentration gradient। और यहीं पे हम एक बात आपको और रिमाइंड करा दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां हमने क्या लिखा, सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट मूव्स अक्रॉस ए सेमी परमेबल। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉल्यूट की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती? करती है, इसीलिए वो सेमी परमेबल नहीं है, वो सेलेक्टिवली परमेबल है। लिख दे रहे हैं इसको, मस्ट रिमेंबर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable and not semi permeable। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई एग्जांपल याद है? पार्चमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, गुड। तो लिख देते हैं इसको हम। और दूसरा एग मेम्ब्रेन। अंडा तो तुम लोग खाते होगे, या जो नहीं खाते होंगे अंडे पे एक्सपेरिमेंट पता नहीं किया है, नहीं हम लोगों ने तो क्लास 12th में ही किया था। उसमें जब बॉईल करके कभी देखिएगा, छीलते हैं तो उस पर एक झिल्ली टाइप की निकलती है, उसके बाद फिर वो एग आता है, नेकेड एग। तो वो जो झिल्ली होती है दैट इज एग मेम्ब्रेन एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दैट इज नॉट सेलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल होती है वो। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ सिंपल डिफ्यूजन का। अब हम लोग आज शाम को 7 बजे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे।